मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैसेस के कुछ लॉज थे उनके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को देखा। देन हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखा। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उनका मैटर की स्टेट पे क्या असर पड़ता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके पास जो मैटर की स्टेट होगी वो क्या होगी? सॉलिड होगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लेकिन थोड़ी सी वीक हैं, गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके पास कौन सी स्टेट होगी? लिक्विड स्टेट होगी। और अगर हम बात करें मैटर की ऐसे स्टेट के बारे में जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, तो वो मैटर की स्टेट आपके पास क्या कहलाती है? वो मैटर की स्टेट आपके पास कहलाती है गैस। गैसेस वाला टॉपिक जो था वो हमारा वाइंड अप हुआ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक है लिक्विड्स के बारे में। हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा से उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि लिक्विड आपके पास मैटर की ऐसी स्टेट होती है जिनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। मीन्स टू से फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉरी मैं क्या बोल रही थी कि आपके पास वॉल्यूम जो फिक्स होता है। वॉल्यूम मीन्स सपोज आपने एक ग्लास में पानी लिया है, अगर आप उसको जग में डालेंगे ऐसे नहीं होगा कि ग्लास का जितना पानी था वो जग पूरे का पूरा कवर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ग्लास क्वांटिटी में छोटा था, उसका वॉल्यूम कम था, जब आप जग में डालेंगे जग में कुछ जगह वहाँ पे बाकी बच जाएगी। तो इसका मतलब जो आपके पास लिक्विड्स होती है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आप बात करें लिक्विड की शेप की, तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बेटा। जैसा कि आपने ग्लास में जब पानी डाला उसकी शेप बिल्कुल ग्लास की तरह होगी, जग में डाला उसकी शेप जग की तरह होगी। इसी तरह से आप उसको किसी भी और चीज़ में सपोज किसी बॉटल में डालें, रेक्टेंगल बॉटल में डालें या आप एक राउंड बॉटल में उसको डालें, जिस भी बॉटल में आप डालेंगे उसी तरह की उसकी शेप हो जाती है। तो इट्स मीन आपके पास लिक्विड स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें किसी भी मैटर का यानी लिक्विड मैटर का जो शेप होती है वो आपके पास फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? फिक्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड्स की वो क्या होती हैं? विजिबल होती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपरली। लिक्विड्स, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैटर की स्टेट है स्टेट ऑफ मैटर। State of matter having fixed volume। क्या चीज फिक्स होती है बेटा? वॉल्यूम फिक्स होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम do not have fixed shape। शेप इनकी फिक्स नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं और इंटरमीडिएट यानी दरमियानी होती है, ना बहुत ज़्यादा होती हैं और ना ही बहुत कम होती। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें तो बेटा हमारे पास लॉन्ग में भी टॉपिक आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेटा एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। यानी ऐसा मेथड जिसमें आपके पास कोई भी लिक्विड जो है वो किसमें चेंज हो रहा है? वेपर्स में चेंज हो रहा है, गैस फेज में चेंज हो रहा है। ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे सपोज किसी जगह पे अगर पानी गिर जाए तो कुछ देर बाद या जो है वो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे पानी जो है वो सारे का सारा क्या हो चुका होता है? गायब हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो लिक्विड फेज थी, लिक्विड फेज गैस की फेज में चेंज होके वहाँ से एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है और लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का गैस फेज में चेंज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऐसा अमल इन विच जिसमें लिक्विड इज कन्वर्टेड या लिक्विड इज चेंज्ड, लिक्विड तब्दील हो जाता है इनटू वेपर और गैस फेज। या तो आप वेपर्स लिख दें या फिर आप उसको क्या लिख दें? गैस में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा अमल जिसमें माया जो है वो बुखारात में या गैस में चेंज हो जाता है वो क्या कहलाता है? आपके पास इवेपोरेशन कहलाता है।
और आपने देखा होगा इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो आपके पास हर टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली होता रहता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जब धूप होगी, जब टेम्परेचर होगा तब इवेपोरेशन होगी। अब देखिए इसके आप सिंपल एग्जांपल देते हैं। देखिए जब गर्मियां ज्यादा होती हैं, आप पानी फेंकते हो, तकरीबन 5-10 मिनट बाद किसी भी जगह से पानी आपको वहां पे दोबारा नजर नहीं आता, क्योंकि वो किस में चेंज हो जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर सर्दियों की बात करें, जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बहुत कम होता है तो इवेपोरेशन तब भी हो रही होती है, लेकिन कैसे इवेपोरेशन हो रही थी, तब वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा होता है। यानी आपने किसी जगह पे अगर पानी गिरा हुआ देखा है तो ऐसा नहीं होगा कि 5-10 मिनट बाद वो पानी आपको वहां पे बिल्कुल खत्म नजर आएगा। हम फिर ये भी नहीं कह सकते कि वहां पे इवेपोरेशन नहीं हो रही। एक्चुअली बेटा वहां पे इवेपोरेशन हो रही होती है, लेकिन बहुत स्लो हो रही होती है। कुछ 1-2 मॉलिक्यूल्स करके आहिस्ता आहिस्ता वहां से इवेपोरेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि एक्चुअली इवेपोरेशन नहीं हो रही, लेकिन इवेपोरेशन तब भी हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली होता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि लिक्विड आपके पास किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है बेटा आपके पास गैस में या फिर वेपर्स में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपके पास वाटर है, वाटर एक लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। आप पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आप देखते हैं कि पानी जो है वो बुखारात जो है वो उसके बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद अगर आप उसको कंटिन्यूसली गर्म करते रहेंगे, जितना आपने किसी भी पैन में पानी लिया होगा, अगर आप कंटिन्यूसली उसको गर्म करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो आपके पास बिल्कुल ही उस पैन से, उस बर्तन से, उस वेसल से, उस सिलेंडर से बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद आपको वहां पे कोई पानी नजर नहीं आ रहा होता। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट से या जब आप हीट कर रहे होते हैं तो हीट से पानी जो है वो एनर्जी ले रहा होता है, टेम्परेचर ले रहा होता है। वो एनर्जी जब उसको मिलती है, उस एनर्जी को लेने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने लिक्विड फेज से किस फेज में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, गैस फेज में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही बेटा वो गैस में कन्वर्ट होते हैं तो वो जाके एनवायरनमेंट में यानी हवा के साथ शामिल हो जाते हैं, और यूं आपके पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके लिए बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इवेपोरेशन है ये आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा, ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी को या हीट को क्या करे, एब्सॉर्ब करे, हीट को एब्सॉर्ब करे या फिर क्या करे, आपके पास एनर्जी को एब्सॉर्ब करे। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। हीट एब्सॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, एंडो मीन्स होता है किसी भी चीज का इनर पार्ट को जो है वो, या इनर किसी भी चीज को एंडो बोला जाता है। थर्ड मीन होता है हीट, यानी हीट को अपने अंदर क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जैसे आपके पास वाटर की अभी मैं एग्जांपल ले रही थी, वाटर आपके पास जब लिक्विड फेज में होगा, हम यहाँ पे L लिख देते हैं उसकी स्टेट, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अब वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को गैस के फेज में चेंज होने के लिए ऑलमोस्ट 40.6 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके वो किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी वो एनर्जी इतनी आप उसको वाटर के मॉलिक्यूल को देंगे, वो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, वो मैं ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि इवेपोरेशन इज अ फिनोमेना दैट कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जो हर टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं बेटा। Evaporation is a process, ये important point है इस पर टॉपिक का। evaporation is a process, ऐसा अमल है that continues, जो जारी रहता है at every temperature, जो हर टेम्परेचर पे आपके पास क्या रहता है, जारी रहता है। यानी कभी भी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो नहीं होता। अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन बहुत तेजी के साथ होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अब इसके हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कपड़े सुखाने के लिए जो है वो किसी भी तार पे या किसी भी जगह पे डाले हो, तो आप देखते हैं कि गर्मियों में वो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में अगर आप वही कपड़े जो है वो किसी भी जगह पे खुश्क होने के लिए फैला दें तो उनको टाइम ज्यादा लगता है। मसला क्या है, या वहां पे फिनोमेना
क्या हो रहा होता है या वहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा होता है? एक्चुअली प्रोसेस ये हो रहा होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से बेटा क्या होता है कि पानी जो कपड़ों के अंदर पानी होता है उसको एनर्जी मिल रही होती है, वो एनर्जी को पानी एब्जॉर्ब करके फौरन से किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वह गैस जाके इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है, आपके कपड़ों का पानी गैस की शक्ल में वहां से उड़ जाता है और यूं आपके कपड़े खुश्क हो जाते हैं। जबकि सर्दियों में अगर आप देखें, सर्दियों में बेटा टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर के कम होने की वजह से कम एनर्जी कपड़ों को मिल रही होती है, कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को एनवायरमेंट से अब्सॉर्ब कर रहा होता है और यूं थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंट में जा रहे होते हैं। यूं आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा होता है? स्लो हो रहा होता है। एक्चुअली क्या है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एवेपोरेशन गर्मियों में तो होती है, सर्दियों में एवेपोरेशन नहीं होती। बट एवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली होता रहता है। लेकिन कैसे? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन आपके पास स्पीडली हो रही होगी, अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास एवेपोरेशन कैसे हो रही होगी? थोड़ी स्लो स्पीड के साथ हो रही होगी, हम ये कह सकते हैं। तो आप एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज एट एवरी टेम्परेचर की आपको एग्जांपल दिए कि आपके पास ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स in the open air is very fast in summer season, but this process is, लेकिन ये अमल जो है is slow in winters। रीजन क्या बेटा? मैंने आपको बताया, रीजन ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन आपके पास ज्यादा होगी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एवेपोरेशन जो है उसका और जो आपके पास टेम्परेचर है इनका आपस में बेटा डायरेक्ट रिलेशन है। एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके पास एवेपोरेशन तेज हो रही होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन आपके पास क्या हो रही होगी? थोड़ी स्लो हो रही होगी। ठीक है।